नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हिस्ट्री ऑन मैप में लगातार आप लोगों से मुलाकात हो रही है हमारी, और उत्तर भारत में प्राचीन भारत का जो इतिहास है तकरीबन हम उसको समाप्त कर चुके हैं। आज के हिस्ट्री ऑन मैप के 26वें भाग में यानी 26वें एपिसोड में हम लोग पहुँच चुके हैं, और आज हम दक्षिण भारत के जो प्रमुख वंश हैं प्राचीन भारत में उनको देखने का प्रयास करेंगे। आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक गेस कीजिए कि हम दक्षिण भारत में किन राज्यों और उनके जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, किस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप सभी लोग कमेंट में बहुत एक्टिव रहा करिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक्टिव रहेंगे तो आपको चीज़ें मेमोराइज होंगी। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग मोड में भी देखते हैं, बहुत सारा प्यार वहाँ से ही मिलता है। आप लोग लगातार हिस्ट्री ऑन मैप को पसंद करते चल रहे हैं, इसलिए हम एपिसोड बाय एपिसोड इसको आपके सामने लेते चले आ रहे हैं। और लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों का भी प्यार हमें प्राप्त हो सके, क्योंकि जितना आप इसे स्प्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा लोग व्यू करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ेगा। आप लोग लाइक और जो मैं बीच बीच में कमेंट पूछता हूं आपसे उसके उत्तर ज़रूर दिया कीजिए, इससे हमारा और आपका तारतम्यता जो है वो बनेगी। खैर, तो आज के इस हिस्ट्री ऑन मैप में आज हम लोग दक्षिण भारत की ओर चलने वाले हैं। राइट, आज हम लोग किस तरफ गति करने वाले हैं? आज हम लोग दक्षिण भारत की तरफ गति करने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑन मैप ये हमारा कार्यक्रम है, और हिस्ट्री ऑन मैप में आज हम दक्षिण भारत पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में आज हम पढ़ेंगे चोल, चेर और पांड्यों के बारे में। ठीक है, इनको मैप पे लोकेट करने का हम प्रयास करेंगे साउथ इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दक्षिण भारत जो है, ये जो दक्षिण भारतीय इतिहास जो है यानी भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वर्तमान समय में, उसमें हम जिन राज्यों की, जिन प्रांतों की बात करने जा रहे हैं वो कहाँ से कैसे जो है वो देखा, किस मतलब किस जगह पर लोकेटेड होगा। तो ओवरऑल अगर हम दक्षिण भारत को देखें तो हम कुछ इस तरीके से, ठीक है, हम कुछ जो चीज़ें हमेशा से मैंने आपको दक्षिण भारत यहाँ से बना करके दिखाया है, तो यहीं से ही बना करके मैं आपको फिर आज बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। इधर से हमको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, इधर हम पाकिस्तान की तरफ निकल जाते हैं, हमको मालूम है। ठीक है, तो इधर पाकिस्तान की तरफ निकलने से भी हमको मतलब नहीं है, और इधर हम ऐसे करके इंडिया की तरफ आगे भी बढ़ते हैं। उधर उत्तर भारत में भी हमको जाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो दक्षिण भारत में यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे, आपको मालूम है यहाँ पे नर्मदा नदी जो है वो समथिंग इस तरीके से बहती हुई आ रही है। ठीक है, नर्मदा, तो मैं थोड़ा पेन यहाँ पर पतला कर लेता हूँ, और यहीं पर आप देखेंगे विंध्य पर्वत आपको दिखाई देगा। सपोज दैट ये आपका विंध्य पर्वत है। ठीक है, सपोज ये हमारा विंध्य पर्वत है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ सतपुड़ा है, आपको मालूम है ये सतपुड़ा है। तो विंध्य पर्वत वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के दक्कन में पूरा ये जो कन्याकुमारी आप देख रहे हो, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो आप इसको कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि यार ये जो पूरा पोजीशन है, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ का, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका दक्षिण भारत जो है वो कहलाएगा, साउथ इंडिया जो है वो कहलाएगा, यदि अगर हम इसका गैप यहाँ पर फिल कर दें। ठीक है, ठीक है जी, एक मिनट। इस वाले पोर्शन को अगर हम निकाल देते हैं तो चलिए, ये आपका, एक मिनट, अब हम इसे वापस यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। चलिए, तो ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये तकरीबन दक्षिण भारत का हिस्सा जो है हमारा कहलाता है, दक्षिण भारत का क्षेत्र हमारा कहलाता है, पूरा दक्षिण भारत का ये भूभाग है, मुख्य रूप से यही है। आप इसे विंध्य पर्वत यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, ये हमारा विंध्य पर्वत है। ठीक है, ये विंध्य पर्वत से लेकर के, और ये दक्षिण में जो आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, यहां तक आपका पूरा ये दक्षिण भारत है।
सो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है हमारा, ये क्या है, इसी को हम दक्षिण भारत कहते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, दक्षिण भारत का हिस्सा कह सकते हैं। अब ये जो आपका पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत है, इसमें जो पूरब की तरफ की जो रेंज है उसको हम लोग पूर्वी घाट के तौर पर जानते हैं। जैसे ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये आपका पूरा, ये पूरा आपका पूर्वी घाट है ना, ये आपका पूरा क्या है, पूर्वी घाट है। इसको हम लोग पूर्वी घाट के तौर पर जान सकते हैं। ये हमारा पूरा पूर्वी रीजन है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा पोर्शन है ये हमारा पूर्वी घाट है। और इसी तरीके से आप इस रेंज को देखेंगे यहां पर, ठीक है, ये जो पूरी रेंज आप देख रहे हो पूरी यहां से यहां तक, ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में इस तरीके से डिवाइडेड है। और अगर आप देखेंगे तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें आप पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट का जो उत्तरी हिस्सा है उसको आप सह्याद्री पर्वत के तौर पर देखते हैं। तो ये आपका जो ये वाला जो लोकेशन है ना, ये मान के चलिए कि ये आपका सह्याद्री रेंज है, यहां पर कहीं पर ये आपकी सह्याद्री पर्वत है। और इसी पश्चिमी घाट का, ठीक है, इसी पश्चिमी घाट का जो उत्तरी हिस्सा है ये सह्याद्री है, और इसी का जो दक्षिणी हिस्सा है इसको प्राचीन भारत में मलय प्रांत के रूप में जाना जाता था, या मलय पर्वत के तौर पर इसको देखते हैं। मलय पर्वत, मलय पर्वत। और मलय पर्वत से घिरा हुआ ये जो हिस्सा है इसको मलय प्रांत या सह्याद्री रेंज उत्तर वाले हिस्से को कहते थे। इसी प्रकार से जो पूर्वी घाट का हिस्सा, अगर आप रामायण में देखेंगे तो पूर्वी घाट में जो पूर्वी घाट का जो पर्वतीय हिस्सा है उसको पूरे को यहाँ इसको जो है क्या कहा गया है, महेंद्र पर्वत कहा गया है, महेंद्र पर्वत। ये आपको रामायण में देखने को मिलेगा। तो दक्षिण भारत की ये कुछ जानकारी थी बेसिक, जो दक्षिण भारतीय राज्यों को पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी था। उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे या फिर उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो दक्षिण भारत की कुछ हमको चीजें मिलती हैं। खास तौर से उत्तर वैदिक काल से पहले अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो ऋग्वेद में एक जगह पर दक्षिणा पद लिखा हुआ है, यानी दक्षिण दिशा में पैर, तो दक्षिणा पद लिखा है, उससे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने का क्रम हमको पता चलता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऋग्वैदिक काल काफी नॉर्थ में है, वहां से थोड़ा हिस्सा भी जाएंगे तो भी हमारा नॉर्थ इंडिया ही रहेगा अगर वहां से दक्षिण की ओर जाते हैं। तो कंफ्यूजन है कि वो अपने लोकेशन के दक्षिण के लिए बोल रहा है या दक्षिण भारत के लिए बोल रहा है, लेकिन दक्षिण पद शब्द का प्रयोग वहां पर हुआ है। इसी तरीके से आप बौद्ध ग्रंथ जो है जिसमें आप पिटक पढ़ते हो, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, उसमें दक्षिणा पथ का प्रयोग किया गया है। तो दक्षिण भारत के लिए दक्षिणा पथ का प्रयोग सुत्त पिटक और विनय पिटक में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार थे कात्यायन, जिन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर टीका लिखी हुई है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने दक्षिणतम हिस्से में, सुदूर दक्षिण का प्रांत जिसको हम कह सकते हैं, उसमें 3 राज्यों का उल्लेख किया है, और ये 3 राज्य कोई और नहीं है, चोल, चेर और पांड्य हैं। तो ये कात्यायन जो हैं, कात्यायन ऋषि जो हैं, कात्यायन जो ऋषि हैं, इन्होंने जो टीका लिखा हुआ है, टीका का मतलब होता है कमेंट, एक तरीके से लिखा हुआ है अष्टाध्यायी के ऊपर। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ना, उस अष्टाध्यायी पर, अष्टाध्यायी पर, तो जो अष्टाध्यायी पर इन्होंने कमेंट लिखा हुआ है वो कात्यायन जी ने लिखा है, और उसमें जो है इन 3 राज्यों का उल्लेख किया है चोल, चेर और पांड्य का। तो जो चोल, चेर, पांड्य हैं, इनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। चोल जो है ये उत्तर पूर्व में, चेर जो है वो दक्षिण पश्चिम में, और पांड्य जो है एकदम सुदूर दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे 3 लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी आगे ड्रॉ करूंगा। रामायण में आप लोगों ने किष्किंधा कांड पढ़ा होगा, तो किष्किंधा कांड में भी सुदूर दक्षिण के लिए पांड्य शब्द का उल्लेख मिलता है। तो पांड्य जो है लोकेशन आपको समथिंग हियर वेयर, ये वाला जो हिस्सा है ये आपको पांड्य का देखने को मिलेगा, पांड्य, ठीक है। ये जो हिस्सा है तकरीबन ये आप देखेंगे, और ये अगर आप देखोगे ऐसे, तो ये आपका चोलों का है, ये आपका चेर है, और यहां पर आप पांड्य देखेंगे। तो ये 3 हिस्से जो हैं आपको ऐसे अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। ये वाला जैसे आपने देखा तो ये आपका क्या हो गया, पांड्य का हो गया, ठीक है। फिर अगर आप ये वाला देखोगे तो ये आपका चोल का हो जाएगा। फिर अगर आप ये वाला देखोगे तो ये वाला हिस्सा आपका किसका हो गया, ये चेर का हो गया। तो चोल, चेर, पांड्य इस तरीके से 3 जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों ने रामायण में दंडकारण्य का नाम सुना होगा,
ऐसा शायद ही कोई हो जिसने ना सुना होगा। तो दंडकारण्य का जो आपने रामायण में नाम सुना है, तो वो जो दंडकारण्य है वो कहाँ है? वो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर विंध्य पर्वत से थोड़ा सा ऊपर की ओर और यहाँ के रेंज पे, तो यहाँ विंध्य पर्वत के पास से शुरू होकर के और सुदूर दक्षिण तक में जो कृष्णा नदी बहती है, यहाँ पर एक कृष्णा नदी बहती है ना, ठीक है, यहाँ पर एक रिवर बहती है, रिवर कृष्णा। तो रिवर कृष्णा जो है समथिंग हियर, ऐसे करते हुए ये आपका ये कृष्णा नदी जाती है। तो ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, तो यहां से लेकर के यहां पे मान लेते हैं कि इस जगह पर कहीं पर बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड से लेकर के, ठीक है, और ये जो आपका कृष्णा नदी के बीच का जो हिस्सा है ये आपका दंडकारण्य है, दंडकारण्य, ठीक है। तो ये आपका दंडकारण्य कहलाता है इलाका। तो ये भी काफी प्रसिद्ध हिस्सा है, काफी फेमस रीजन है दक्षिण भारत का। ये पूरा वन प्रदेश था जहां भगवान श्री राम रहे। महाभारत में आप लोगों ने अगस्त ऋषि का नाम सुना होगा। तो कहा जाता है कि अगस्त ऋषि ही देवताओं के कहने, अगस्त ऋषि का जन्म स्थान काशी माना जाता है, लेकिन देवताओं के कहने पर वो आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले गए थे। तो इन्हीं के प्रभाव से दक्षिण में कावेरी नदी है, वो कमंडल में लेकर के आए थे, गंगा की बहन के तौर पर कुछ लोग कहते हैं उसको, कुछ लोग ब्रह्मा की पुत्री के तौर पर मानते हैं। तो वो कावेरी को यहां पर लेकर के आए थे, उसी तरीके से पवित्र जैसे नॉर्थ में गंगा। तो ये आपको दक्षिण भारत का आपको एक मोटा मोटा अंदाजा यहां पर लगा होगा, है ना। तो अब इसी दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो प्राचीन साहित्य जो हैं, अगर उनके हिसाब से देखें तो ये जो दक्षिण भारत है उसको दो हिस्सों में मोटे मोटे तौर पर डिवाइड किया जा सकता है। और वो मोटे मोटे तौर पर विभाजन किस प्रकार का है, इसमें एक को हम कह सकते हैं दक्षिण पथ या दक्षिण की ओर जाने वाला, दक्षिण की ओर जाने वाला या दक्षिण पथ वाला जो इलाका है वो विंध्य से तुंगभद्रा नदी तक हम विभाजन देख सकते हैं। यानी विभाजन में एक हिस्सा हमारा दक्षिणा पथ हो सकता है, दक्षिणा पथ। दक्षिणा पथ में आप ऐसे मान के चलिए कि दक्षिण की ओर का जो हिस्सा है उसमें विंध्य पर्वत से लेकर के और जो नीचे तुंगभद्रा नदी जाती है, कृष्णा की जो सहायक नदी है, ये मान के चलिए कि तकरीबन यहां से आपकी ये कृष्णा नदी जा रही है, सपोज ये कृष्णा है, तो यहां से ये इसकी तुंगभद्रा जो है वो सहायक नदी है। तो ये तुंगभद्रा है, ये तुंगभद्रा है, और यहां पर कौन सी नदी है, यहां पर कृष्णा नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, और ये आपका विंध्य रेंज है ही। तो विंध्य रेंज से लेकर के तुंगभद्रा तक का ये वाला जो पोर्शन है, ओवरऑल ये वाला जो पोर्शन है, इसको कहा जा रहा है दक्षिणा पथ। आप इसको पठारी क्षेत्र के तौर पर भी जान सकते हैं। और दूसरा है सुदूर दक्षिण, सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण का मतलब बिल्कुल ही दक्षिणी हिस्सा। तो तुंगभद्रा से नीचे का जो हिस्सा है इसको सुदूर दक्षिण कहा गया है। तमाम सारे जो प्राचीन साहित्य हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही नाम मिलेगा आपको। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये कौन सी लोकेशंस हैं, कहां पर आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हैं ये लोकेशंस। ये ओवरऑल आपको यहाँ पर शायद जो है वो समझ में आ गई होगी। दक्षिण भारत की पोजीशन क्लियर। चलिए अब अगर ये पोजीशन क्लियर है, ये पोजीशन क्लियर है, तो अब इसी में हम जो है वो चेर राज्य की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहीं इसी में जो है हम एक एक करके एक एक राज्य के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं। जैसे अच्छा, उन चोल चेर पांड्य की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उसमें हम आपको बता दें कि ये जो चोल चेर पांड्य राज्य हैं ये संगम काल के राज्यों के अंतर्गत गिना जाता है। दक्षिण भारत का ये हिस्सा संगम कालीन महाकाव्यों में मिलता है, जिसमें दक्षिण भारत में तमिल संगम हुए हैं 3, ये सब आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो वो जो संगम कालीन महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों में भी इनके राज्यों के नाम मिलते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है, नंबर 1 महाकाव्य है, जिसका नाम है शिलप्पादिकारम। शायद सभी ने सुना होगा, ये नाम सुना है शिलप्पादिकारम। एक मिनट, ये नाम शायद जो है वो सभी लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं, जल्दी से बताइए। शिलप्पादिकारम वाला जो राज्य है शिलप्पादिकारम। अब मैं अपने जितने भी व्यूअर हैं उन सभी से पूछना चाहूंगा कि शिलप्पादिकारम जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य की रचना किसने करी है, ये मुझे जल्दी से बताइए। इसके रचनाकार कौन है और इसका प्रमुख पात्र कौन है, ये भी आप मुझे बताइए। तो संगम युग में जो शिलप्पादिकारम है, जो महाकाव्य है एक, उस महाकाव्य में
चोल, चेर और पांड्य, इसमें जो 3 राज्य हैं, ये जो 3 राज्य आप देखते हो ना, इन तीनों राज्यों का नाम इस शिलप्पाधिकारम में वर्णित है। इसी तरीके से शिलप्पाधिकारम का एक जुड़वा ग्रंथ और है जिसे मणिमेक्कलई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिमेक्कलई। वहां पे ऐ की मात्रा को आई बोलते हैं, तो मणिमेक्कलई बोल दीजिए, मणिमेक्कलई कह दीजिए, एक ही बात है। तो ये जो मणिमेक्कलई ये किन्होंने लिखा है, ये भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसमें भी दक्षिण भारतीय चोल, चेर, पांड्य राज्यों का वर्णन किया गया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में जो तमिल रीजन है, तमिल प्रदेश जो है, इस तमिल प्रदेश के उत्तर पूर्व में, ये जो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, इस नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य स्थित है वो है चोल। दक्षिण और पश्चिम की तरफ देखिए, दक्षिण भी है और पश्चिम की तरफ भी है, तो दक्षिण पश्चिम में जो राज्य है वो है चेर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण की तरफ जो राज्य है वो पांड्य है। दक्षिण की तरफ जो राज्य है ये कौन सा है? पांड्य। ये तमिल ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं में सबसे पहले अगर हम चेरों की बात करें, अगर हम इन्हीं में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? चेर। अच्छा, चेर इधर लिखें तो इधर की ओर मैं लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसमें चेर राज्य की बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसमें चेर राज्य की बात करते हैं तो चेर राज्य, ठीक है। चेर के बारे में लोकेशन आपको दिख गई मैप में। अब आप इस लोकेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लोकेशन है ये कहां रही होगी। मुख्य तौर से जो आधुनिक केरल का समय है, आधुनिक केरल, ठीक है, आधुनिक केरल का जो इलाका है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आधुनिक केरल का जो इलाका है, ये आपके मैप में आना चाहिए चेर राज्य में, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु वाला रीजन है, वो तमिलनाडु का थोड़ा सा हिस्सा आएगा। तमिलनाडु का वर्तमान समय में दक्षिण की तरफ थोड़ा सा दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ हल्का सा तमिलनाडु का रीजन आएगा। यहां पे आपका तमिलनाडु आ जाएगा, तो तमिलनाडु वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। इस हिस्से में खास तौर से चेर राज्य था। इसी में आप त्रावणकोर, जिसको पहले केरल का पुराना नाम ही था त्रावणकोर, यहीं पर आपको कोच्चीन देखने को मिलेगा। कोच्चि बंदरगाह भी है ना, कोच्चि है यहाँ पर, कोच्चि आप इसे कह सकते हैं। ये त्रावणकोर रीजन है, त्रावणकोर का क्षेत्र है। मालाबार तट कहलाता है ये, मालाबार तट। तो ये जो भी नाम आप सुनते हो ना, त्रावणकोर है, कोच्चि है, या मालाबार रीजन है, मालाबार क्षेत्र जो है, ये सब जो है चेर राज्य के अंतर्गत आया करते थे। इसकी राजधानी शुरुआत में वांजी हुआ करती थी। इसकी जो राजधानी थी शुरुआत में वांजी हुआ करती थी। यहां कहीं पर आपको इसकी कैपिटल देखने को मिल जाएगी, वांजी, ठीक है, वांजी इसकी कैपिटल हुआ करती थी। वांजी के अलावा बाद में इसकी राजधानी करयूर या तोंडी हो गई, करयूर हो गई, तोंडी हो गई। तो यहां कहीं पर एकदम पूर्वी हिस्से में आपको करयूर देखने को मिलेगा, करयूर, करूर कहीं कहीं लिखा रहता है, करूर या करयूर। इसके अलावा तो इसका एक राजधानी करयूर हो गया और एक राजधानी इसकी तोंडी हो गई, तोंडी। ऐसी करके 2-3 राजधानियां इसकी हुआ करती थी, ठीक है, 2-3 राजधानी हुआ करती। रामायण काल में अगर आप देखोगे तो रामायण काल में जो चेर हैं, इनको चेर या केरल के नाम से जाना गया है, केरलों के नाम से इसका वर्णन है। तो रामायण काल में भी इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अशोक जो है, उसने जो शिलालेख लिखवाए हैं, उन शिलालेखों के दूसरे लेख में, सेकंड लेख जो है शिलालेखों का, सेकंड लेख में उसने चेरों का वर्णन किया हुआ है। तो चेरों का वर्णन करते समय अशोक जो है इन्हें केरल पुत्र कहता है। क्या कहता है? केरल पुत्र, केरल पुत्र के नाम से इनको जाना गया है। इसके अलावा कालिदास जी ने रघुवंशम नाम की एक रचना लिखी है। तो उस रघुवंशम में कालिदास जी ने जो लिखी है, कालिदास ने रघुवंशम लिखी, ठीक है, रघुवंशम। तो रघुवंशम में भी कालिदास ने इस प्रांत का नाम लिखा हुआ है और इसे कहा है केरल प्रदेश। क्या कहा है? केरल प्रदेश। तो ये भाई आपकी लोकेशन जो है वो चेर राज्य की इसी जगह पर है जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम केरल राज्य की ऐतिहासिक चर्चा करें अगर थोड़ी सी, तो इसका जो पहला राजा है वो उदयन जेरल के नाम से है, जो 130 ईस्वी में आपको शासन करता हुआ दिखता है, पहला शासक
उदयनचेरल 130 एडी के आसपास ये पहला ऐतिहासिक शासक है जो शासक के तौर पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नंदूजेरल जो है वो शासक बना 155 में। मालाबार तट पे इसने जो है यवन व्यापारियों को व्यापार करने से रोका, उन्हें बंदी बना लिया। इन्हीं में नंदूजेरल के बाद एक बहुत फेमस चेर शासक मिलता है शेनगुट्टवल। शेनगुट्टवल ये तीसरा प्रमुख शासक है और ये जो है लाल चेर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं को लाल चेर कहते हैं या भला चेर के नाम से भी आपने इनका नाम सुना होगा। तो इनका भी यहीं पर शासन आप जो है करते हुए देखते हो। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम तक इन्होंने चेर राज्य को विस्तारित किया है, ऐसा माना जाता है। बाद में पेरुंजेरल नाम के एक शासक हुए जिन्होंने चोलों को पराजित किया। उन्होंने पांड्यों को भी पराजित किया। और फिर एक शासक हुए इसमें सय्यई, एक शासक बहुत फेमस हुए जिनका नाम हुआ शय्यई। तो शय्यई कह लीजिए या शेय कह लीजिए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो शय्यई निकलता है। फिर जो शय्यई है उसे पराजित किया था एक पांड्य शासक ने जिनका नाम था नेंडुजेलियन। तो नेंडुजेलियन से ये पराजित हुए। किनसे? नेंडुजेलियन से। नेंडुजेलियन जो कि पांड्य शासक हैं। ये पांड्य शासक नेंडुजेलियन ने बंदी बनाया, ने क्या कर लिया? बंदी बनाया। तो ये जो है फिर पांड्य शासक से पराजित हो गए थे। अदरवाइज चोल वगैरह जो थे उनको तो इन लोगों ने पराजित किया था। इन्हीं में एक शासक आता है अटुकोतपुत्तु। एक नाम है अटिकोतपुत्तु, यहीं पे लिख देता हूं, अटिकोतपुत्तु जो शासक हैं इन्होंने ही अपनी राजधानी बदल करके तोंडी की थी। तो जो तोंडी कैपिटल आप देखते हैं ये अटिकोतपुत्तु ने की थी। और इनका जो सबसे अंतिम शासक है उसका नाम है कुडुक्को इरनजेरल। तो कुडुक्को इरनजेरल जो है वो अंतिम शासक के तौर पर चेर राज्य में देखे जाते हैं। तो ये आपके चेर राज्य का प्रमुख जो पॉइंट था वो बताया। अब देखिए चेर राज्य के बाद में अब मैं आपको पांड्य के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए आपको अलग अलग तो चेर के बारे में तो पता ही चल गया। अब हम चोल के बारे में अगर हम चलें, चोलों के बारे में अगर हम चलें, ठीक है, अगर हम चोलों के बारे में जानने की प्रयास करें, चोल शासकों के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें प्राचीन संगम काल में, तो ये चोल राज्य जो है इसे चोल मंडलम के नाम से भी जाना जाता था। चोल मंडलम, चोल कह लीजिए या चोल मंडलम कह लीजिए, एक ही बात है। प्रेजेंट टाइम में इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो जो कावेरी घाटी है, आप देखिए यहां पर ऊपर कृष्णा नदी बहती है, यहां नीचे दक्षिण की तरफ जो है वो कावेरी घाटी बहती है। थोड़ा ज्यादा तुंगभद्रा को मैंने नीचे बनाया है, अदरवाइज अगर यहां से हम तुंगभद्रा को गायब करें, ठीक है, तुंगभद्रा वाला अगर रीजन यहां से हटा दिया जाए तो जो है आप देखोगे यहां कहीं से तकरीबन जो है आपकी कृष्णा नदी जाती है ऐसे करके। तो कृष्णा घाटी वाला जो रीजन है ये, तो कृष्णा घाटी वाला रीजन है, यहाँ पर कृष्णा का वो भी बनता है, कृष्णा नदी का क्या नाम है, दोआब रीजन जो है या डेल्टा सॉरी जो बनता है, तो ये कृष्णा घाटी का रीजन हो गया पूरा का पूरा। तो बेसिकली यहाँ पर एक कृष्णा नदी आप लिख सकते हो, कृष्णा, यहाँ से आप तुंगभद्रा लिख लो ऐसे करके, यहाँ पर तुंगभद्रा लिख लो, तुंगभद्रा, ठीक है। तो चोल मंडलम जो है बेसिकली जो फैला हुआ है वो कृष्णा घाटी में फैला है, कृष्णा घाटी में। उत्तर की ओर तो वो कृष्णा घाटी ही है पूरी, कृष्णा नदी की वैली जो है उसको आप कृष्णा घाटी के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा पूरब में जो कोरोमंडल जो तट है वो कोरोमंडल जो तट है वो कोरोमंडल तट तक ये पूर्व की तरफ जो है वो व्यापित है। तो कोरोमंडल आज के समय का। इसके अलावा यहीं पर आप देखोगे तिरुचिरापल्ली वगैरह भी एक, मतलब यहां पर कहीं पर आपको तिरुचिरापल्ली मिलेगा देखने को, ठीक है। तो तिरुचिरापल्ली भी इसी में आता है, तिरुचिरापल्ली वर्तमान समय का, ठीक है। ये भी बहुत फेमस जगह है। और काफी बड़ा हिस्सा साउथ की तरफ अगर आप थोड़ा सा चलोगे तो यहाँ पर आपको तंजौर वगैरह देखने को मिलेगा।
तो तिरुचिरापल्ली है, तंजौर है। तंजौर की बहुत फेमस जगहें जो हैं वो थंजावुर जिसको कहा गया है, वो थंजावुर वगैरह के लोकेशंस जो हैं वो आपके चोल शासकों के समय में ही आते हैं। यहां पर दक्षिण की तरफ में आपको पेन्नार और वेल्लूर नदी का जो प्रांत है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेन्नार नदी यहां से ऐसे बह करके जाती है। ठीक है, यहीं पर पेन्नार नदी है, पेन्नार। तो पेन्नार और वेल्लूर नदी तो पेन्नार और वेल्लूर नदी के बीच का जो जगह है, के बीच का जो स्थान है, उस स्थान में भी आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगी। तो आपको ओवरऑल तो यहां पर चोल दिख ही रहा है कि चोल राज्य है कौन सा। तो ये चोल आपको वहां पर देखने को मिलेंगे एस्टैब्लिश्ड। इनकी राजधानी मनलूर हुआ करती थी। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी मनलूर। मनलूर इनकी कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन बाद में कैपिटल चेंज होकर के उरैयूर और तंजावुर हो गई। ठीक है, उरैयूर फिर तंजावुर। ठीक है, अब यहीं पर आप इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दूं और आपके लिए, ठीक है, इस पूरे मैप को यहां पर लेकर के आऊं, तो आप जो देखोगे ना, यहां पर ही आपको जो है यहां पर ही आपको एक जगह देखने को मिलेगी उरैयूर। ठीक है, आपको यहां पर ही एक जगह देखने को मिलेगी उरैयूर। तो उरैयूर जो है ये बहुत ही फेमस जगह है। मतलब अगर आप देखोगे किसकी फेमस जगह है, ठीक है, उरैयूर जो है वो काफी ज्यादा फेमस जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये उरैयूर, तो उरैयूर इसकी कैपिटल जो है वो रही है। ये उरैयूर जो है इसकी कैपिटल रही, और उरैयूर जो है ये वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस रहा है। उरैयूर जो है और तंजावुर भी जो है ये वस्त्र उद्योग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। बाद में करिकाल नाम के एक शासक हुए, उन्होंने पुहार, यहां पर बंदरगाह इलाका है पुहार, ठीक है, पुहार कावेरी पट्टनम वाला जो इलाका है, बाद में पुहार जो है वो कैपिटल बनाई गई। तो ये कावेरी पट्टनम वाला जो इलाका है, पट्टनम वाला जो इलाका है वो पुहार रीजन, वो भी इन्हीं के प्रांत में आया। फिर एक एलारा करके एक शासक हुए, उन्होंने राज्य को दक्षिण में जो श्रीलंका यहां पर हुआ करता था, यहां पर जो सिलोन श्रीलंका जिसको कहा जाता था, तो ये इसको माफ कीजिएगा, श्रीलंका, तो श्रीलंका का उन्होंने विजय किया था। श्रीशैलम या श्रीलंका या ऐसे करके कई सारे नाम इसको जो है वो दिए जाते थे। और इसमें अगर हम देखें तो करिकाल का जो शासन है, जिन्होंने पुहार कैपिटल बनवाई, तो करिकाल के बाद जो है वो चोल वंश तकरीबन जो है वो अंधकार के युग में चला गया। और फिर बाद में दोबारा से चोल वंश रीस्टैब्लिश हुआ 9वीं शताब्दी के आसपास जाकर के। विजयालय ने आकर के चोलों को दोबारा एस्टैब्लिश किया। तब जब विजयालय, फिर राजेंद्र प्रथम और ये सारे जब सब लोग जो आए, तो उन्होंने दक्षिण पूर्व के जो क्षेत्र थे और उत्तर की तरफ जो है अपना राज्य विस्तार फिर जो है वो किया, एक बड़ा सा चोल राज्य बनाते हुए। चलिए अब हम जो है पांड्य राज्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पांड्य राज्य, ठीक है, पांड्य, अब हम पांड्य राज्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पांड्य राज्य में अब अगर वर्तमान समय में इसकी तुलना करेंगे तो दक्षिण का जो पूरा हिस्सा है, आज के समय में जो तिरुनेलवेली से लेकर के दक्षिण त्रावणकोर का इलाका है, ये सब पूरा का पूरा इलाका, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन जो है ये आपका पांड्य रीजन में वर्तमान समय में आता है। तो जो तमिलनाडु वाला इलाका है, खास तौर से तमिलनाडु इसमें आता है, तमिलनाडु का रीजन आएगा। दक्षिण केरल का हिस्सा आ जाएगा, दक्षिण केरल, या आप दक्षिण त्रावणकोर वाला जो हिस्सा बोल सकते हैं वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, ताम्रपर्णी नाम की एक नदी यहां से गुजरती है। ठीक है, ताम्रपर्णी रिवर जो है इसमें से एक गुजरती है। ये ताम्रपर्णी रिवर की घाटी पर ये जो इलाका है वो पड़ता है, और यहीं पर कोल्लई नाम की एक जगह पड़ती थी। ताम्रपर्णी जो नदी है इसी के तट पर कोल्लई ये एक जगह पड़ती थी, ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी। ठीक है, तो कोल्लई जो है इसकी क्या है, वो कैपिटल है। यहां पर मैं
ऐसे करके इसको लोकेट कर देता हूं। तो कोल्लई इसकी कैपिटल हुआ करती थी। बाद में कोल्लई से राजधानी इसकी मदुरई हो गई। ठीक है, यहां कहीं पे आपको मदुरई देखने को मिलेगा, मदुरई या मदुरा आप कह सकते हैं, मदुरा या मदुरई हो गई। ठीक है, मेगास्थनीज का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मेगास्थनीज ने कहा है कि मेगास्थनीज की अगर हम बात माने तो मेगास्थनीज के अनुसार यहां पर एक महिला शासिका हुआ करती थी जिसका नाम था पांड्या। ठीक है, मेगास्थनीज कहता है, मेगास्थनीज कहते हैं कि पांड्या नाम की, पांड्या या पांड्या, पांड्या नाम की एक महिला शासिका थी, महिला शासिका, वो यहां पे इसके समय में शासन करती थी। मेगास्थनीज ऐसा बताता है और यही बताता है कि ये जो पांड्या हैं ये हेराक्लीज की बेटी हुआ करती थी। स्ट्रेबो भी एक यूनानी इतिहासकार हैं, वो 1st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में बताते हैं कि पांड्य शासक जो हैं उनके रोमन सम्राट के के साथ में दूतों का आदान प्रदान होता था। रोमन सम्राट उस समय अगस्टस सीजर हुआ करते थे। अगस्टस सीजर के दरबार में जो पांड्य शासक थे वो अपने दूत भेजा करते थे। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उस अर्थशास्त्र में भी मदुरा शब्द का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो मदुरा या मदुरई ये वाला जो रीजन है एक ही बात है, इसका उल्लेख जो है आपको अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र जो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया है उस अर्थशास्त्र में भी आपको ये उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो अगर आप देखोगे तो काफी हद तक इसके काफी प्रमाण आपको दक्षिण भारतीय साहित्य में, दक्षिण भारत के जगह जो हैं वो प्राचीन साहित्य में वो देखने को मिलती हैं। अर्थशास्त्र में यह भी कहा गया है कि जो मदुरा रीजन है वो बहुमूल्य मोतियों के लिए जाना जाता था। यहां से आप देखेंगे तो ये मदुरा जो रीजन है यहां से बहुमूल्य मोती एवं कीमती जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों का व्यापार इस जगह से होता था, मदुरई वाली जगह से। सभी जगहों पर, काफी जगहों पर इससे व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा जो मैंने आपको कोल्लई बंदरगाह, कोल्लई या कोरकई भी कहीं कहीं लिखा है, कोरकई, कोरकई या कोल्लई, ये जो राजधानी हुआ करती थी ये भी मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। मोतियों का व्यापार, मोतियों का व्यापार होता था। और ये लोकेशन जो है आप इसको थोड़ा सा यहां पर चेंज कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को यहां पर लेकर के आ सकते हैं। ये लोकेशन यहां पर लेकर के आएंगे कोल्लई वाली, तो उससे ये हो जाएगा कि ये कोल्लई जो थी राजधानी हुआ करती थी, राजधानी। और ये जो राजधानी है ये राजधानी बंदरगाह हुआ करती थी, बंदरगाह। तो इस बंदरगाह से भी मोतियों का बहुत व्यापार होता था। यहां से भी मोतियों का बहुत ज्यादा आपको व्यापार देखने को मिलता है, मोतियों के लिए बहुत जाना आता है। अशोक ने अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में ये लिखवाया हुआ है मोतियों के व्यापार के लिए। आपको यहां पर हाथी गुम्फा अभिलेख, आपको मालूम है ना उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो बताता है, वो खारवेल शासकों का है, खारवेल शासकों का है ना। इसमें कहा गया है कि खारवेल शासकों ने दक्षिण में पांड्य राज्य के तक जो है अपना राज्य विस्तार किया था, पांड्य राज्य तक अपना शासन फैलाया था। फिर एक टॉलमी इतिहासकार हैं, वो भी कहते हैं कि पांड्य जो हैं उनकी राजधानी जो है पोडियोन करके उन्होंने राजधानी माफ कीजिएगा, जो कंट्री है उसका नाम पोडियोन रखा है, यानी राज्य जो है उसका नाम पोडियोन रखा है। और जो इनकी राजधानी बताई है वो मोदुरा बताई है। तो मोदुरा या मदुरई तो इनकी कैपिटल हुआ ही करती थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पर एक नाम लिखाया था, नेंडुजेनियल, नेंडुजेनियल, जिसने शय्यई को पराजित किया था। और शय्यई जो है ये आपके चेर शासक हुआ करते थे। तो चेर शासक को पराजित किया है जिस नेंडुजेनियल ने, वो इसी पांड्य राज्य से ही बिलोंग करते हैं। नेंडुजेलियन 2010 ईस्वी के आसपास उनका शासन हुआ है। 2050 में तलैया लांगनम का एक उन्होंने युद्ध लड़ा है। ठीक है, तलैया लांगनम का युद्ध। तलैया लांगनम के युद्ध में दक्षिण भारत के जो 3 राज्य हैं इनमें से जो पांड्य राज्य है उसने चोल और चेरों के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास किया है। और यह प्रयास नेंडुजेलियन ने ही किया है। किसने किया है? नेंडुजेलियन ने, जेलियन। तो नेंडुजेलियन इसमें विजयी होता है। चोल और चेर सामंत जो संघ बना करके इनसे लड़ने आते हैं उनको पराजित करता है। और यहीं पर आप लोगों ने
जो मैंने आप लोगों को अभी एक महाकाव्य का नाम यहां पर बताया था, शिलप्पाधिकारम, शिलप्पाधिकारम के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। इसमें एक कैरेक्टर हुआ करते थे कोवलम, मुख्य कैरेक्टर हुआ करते थे वो। उस कोवलम को मृत्युदंड देने का काम जिन्होंने किया है, आप कहानी पढ़े होंगे अगर तो आपको याद होगा, उस कैरेक्टर को मृत्युदंड देने का काम नेंडो जेलियन ने किया है। लेकिन बाद में नेंडो जेलियन को ये पता चलता, उनकी पत्नी हुआ करती थी कोनंगी या केनंगी, और उन्होंने जो है नेंडो जेलियन जो है उन्होंने जब कोवलन को मार डाला, उनको मृत्युदंड दे दिया, तो उनकी पत्नी ने आकर के साबित किया कि आपने गलत मृत्युदंड दिया है, हमारे पति कोवलन जो है वो दोषी नहीं थे। और जब नेंडो जेलियन को ये पता चला तो उसने जो है आत्मग्लानि के मारे उसकी जो है वो डेथ हो गई, वो मर गया। ठीक है, फिर आगे चल करके पांड्यों में जो अंतिम योग्य शासक दिखाई देते हैं वो नल्ली कोंडन होते हैं, और नल्ली कोंडन के बाद जो है वो आपका जो पांड्य साम्राज्य है वो तकरीबन खत्म हो जाता है, अंधकार युग में चला जाता है। फिर ये तीनों राज्य 9वीं 10वीं सेंचुरी में आपको फिर से उभरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इनमें खास तौर से चोल साम्राज्य जो है वो बढ़ता हुआ आगे दिखाई देता है। तो ये आपके दक्षिण भारतीय जो दक्षिण भारत का जो आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑन मैप में, जो हमने चोल, चेर और पांड्यों की लोकेशंस दिखाई हैं, ये दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्यों की महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं जो आप मैप के सहारे पढ़ सकते थे। बाकी इतिहास बहुत शानदार है, पढ़िएगा उन लोगों को, संगम युग के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर हिस्ट्री को मैप के थ्रू ही देख रहे हैं, केवल उतना ही जो मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको इसमें कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। जाते जाते मैं आपको एक बात सूचित कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आप जो है 15 तारीख तक हमारे किसी भी बैच से जुड़ते हैं तो आपको समर सेल जो है ये आपको देखने को मिलेगी, ग्रेट इंडियन समर सेल। ये बहुत शानदार सेल चल रही है जो कि 15 तारीख तक आपके लिए वैलिड है, 15 तक इसकी वैलिडिटी है, 15 के बाद इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। आप इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोर्स ले सकते हैं। ऑफलाइन जो कोर्स है वो इंग्लिश में है, ऑनलाइन आपको प्योर हिंदी में कोर्स मिल जाएगा। प्योर हिंदी में जो ऑनलाइन कोर्स मिलेगा ये आपको 26,999 का मिल जाएगा, जबकि अगर आपकी सेल अगर 15 को खत्म हो गई तो यही कोर्स आपको फिर से 30,000 रुपए का मिलेगा। तो यार 26,999, 3,000 का सीधे फायदा हो रहा है, तो आप इसको जरूर ग्रैब करना चाहेंगे कर लीजिए। और इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, ये जो ऑनलाइन बैच है सब कुछ मिलेगा, नोट्स, किताबें वगैरह सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग यू विल गेन। ठीक है, सब आप इसको पा सकोगे। 17 मई से इसमें क्लासेस सुबह 8 बजे शुरू होने वाली हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश बैच है इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ले सकते हैं। किसी भी जगह आप लीजिए, आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, VIRADLIVE। ठीक है, ये विरद लाइव कोड का इस्तेमाल आप जरूर करिए, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है विरद लाइव कोड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना चाह रहे हैं, हिंदी मीडियम में अगर आप कोई ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं तो हिंदी में 4 ऑप्शनल शुरू हो चुके हैं। PSIR हिंदी में शुरू हो चुका है, भूगोल ये भी हिंदी में शुरू हो चुका है, 26 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इतिहास इसकी भी क्लास शुरू हो चुकी है 6 तारीख से, PSIR की भी 6 तारीख से शुरू हो चुकी है। भूगोल और इसके अलावा हिंदी साहित्य इन दोनों की क्लासेस 26 तारीख से 26 से जो है वो शुरू होने वाली हैं। इनमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 14,999 में आपको कोई भी ऑप्शनल आप परचेज करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा बाकी ऑप्शनल भी अवेलेबल हैं, बाकी ऑप्शनल जो अवेलेबल हैं वो इंग्लिश में मौजूद हैं, आप वो भी ले सकते हैं इन चारों के अलावा। तो आप कुल मिलाकर के समर सेल का लाभ विरद लाइव कोड के साथ उठा सकते हो। कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल बेझिझक आप परचेज करो। कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं virad.dubey DUBEY। ठीक है, इस नाम से आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम यहां पर आप संपर्क कर लीजिए, या फिर इसी के आगे @studyIQ.com लिख लीजिए, तो ये हमारा ईमेल आईडी बन जाएगा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।